नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से मैं आप लोगों से सुझाव ले रहा था कि इस समय आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस सब्जेक्ट की है। तो चूंकि अभी आने वाले समय में जो सबसे ज़्यादा संभावित एग्ज़ाम है वो आपके जेल आरक्षित, यूपी पुलिस या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर लेखपाल, ये सब हैं। और इन सभी में एक बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो है हिंदी। तो आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई है वो आई है कि सर हिंदी पढ़ाइए। आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करें या ना करें, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो भी वीडियो लॉजिक्स क्लासेस द्वारा बनाए जा रहे हैं, आप उन सारे वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग उससे लाभान्वित हो सकें। अगर आपके किसी दोस्त के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है या फिर नेट की समस्या है तो आप उसको अपने साथ बिठा के दिखाइए, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक ये कंटेंट, ये वीडियो, ये जो सब्जेक्ट है ये पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग आने वाली एग्ज़ाम्स में सरकारी सेवाओं में चयनित हो सकें। अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वो वर्णमाला पढ़ाया था, और जो लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है इसी चैनल पे, वो आप देख सकते हो। अगर वर्णमाला नहीं पढ़ा है तो आपको उसके पहले संधियाँ समझ में नहीं आएंगी। तो संधियों में संधि की परिभाषा होती है जोड़। संधि का मतलब है मेल या फिर जोड़। दो व्यंजनों के जोड़ को या फिर मेल को, या फिर जब दो वर्ण आपस में अत्यंत निकट हो जाते हैं तो उनके मेल को हम संधि कहते हैं। संधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण संधि है वो है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब है कि दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो संधि उत्पन्न होती है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, ज्ञानेंद्र, ज्ञान प्लस इंद्र। एक बार मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो इसमें जो ना है ये तो व्यंजन है। ना क्या है? व्यंजन है। अगर हम ज्ञानेंद्र लिखेंगे, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिखता हूँ। अगर हम ज्ञानेंद्र की संधि विच्छेद करें या फिर ज्ञानेंद्र की संधि करें, ज्ञान प्लस इंद्र, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो व्यंजन है और ये स्वर, ये तो दिखाई पड़ रहा है स्वर है, ई स्वर है। तो स्वर संधि का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे व्यंजन है, अब यहाँ पे आपको व्यंजन की परिभाषा याद करनी पड़ेगी। जो भी व्यंजन है वो कैसा है? अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। कोई भी व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है। प्रत्येक व्यंजन पे एक या फिर आधी जो है वो मात्रा अवश्य होती है। जैसे अगर हम इसको देखें ज्ञानेंद्र को, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ज्ञान प्लस आ प्लस इंद्र, ये लिखा हुआ है। ज्ञान प्लस आ प्लस इंद्र। जब हम संधि करते हैं तो ये हमने क्या किया? इस ना में से व्यंजन को और स्वर को अलग कर दिया। अब संधि किसकी होगी? दो स्वरों की। किसकी किसकी? आ और ई। तो ये कैसी संधि हो गई? स्वर संधि। तो हम व्यंजन में से अगर देखेंगे तो स्वर जो है ना, जो स्वर निकाल देते हैं उसकी, और अगले वाला जो पद है, जो अगला दूसरा वाला शब्द है, इसका जो पहला जो वर्ण है वो हमेशा स्वर होगा। तो इन दोनों के मेल से जो संधि होती है वो होती है आपकी स्वर संधि। स्वर संधियाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं आप एक बार देख लीजिए: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि से शुरुआत करते हैं। ये सबसे सरल स्वर संधि है। ये बच्चे को आती होगी और अक्सर लोग इसमें गलत नहीं करते हैं। क्वेश्चन जो भी आता है वो कर ले आते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है? यदि दो समान स्वर, समान कैसे? समान का मतलब हो गया अ और आ समान है, या फिर अ और आ भी समान है। तो समान या फिर सजातीय या फिर सवर्ण स्वर अगर आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? उन दोनों का दीर्घ हो जाता है। मान लीजिए अ और अ मिले, दोनों समान हैं, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा आ हो जाएगा। या फिर छोटा आ प्लस बड़ा आ मिला तो भी क्या होगा? दोनों समान हैं तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ। परिणाम क्या होगा? वो बड़ा आ होगा। तो दो समान स्वरों के मिलने के बाद उनका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि में परिणाम हमेशा हमारा आ, ई, ऊ और ऋ होगा, दीर्घ होगा, छोटा वाला नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे आ के बाद अगर आ या आ आए तो बड़ा आ हो जाएगा। ई के बाद ई आए तो बड़ी ई हो जाएगी। ऊ के बाद ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ऋ प्लस ऋ इक्वल टू ऋ। ऋ के बाद यदि ऋ आए तो ऋ ही रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं
कि मान लीजिए छोटे आ के बाद छोटा आ आया तो बड़ा आ हो जाएगा, छोटे आ के बाद बड़ा आ आया तब भी बड़ा आ होगा, बड़े आ के बाद छोटा आ आया तब भी बड़ा आ होगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ भी बड़ा आ होगा। मतलब हर कंडीशन में हमें जो परिणाम मिलेगा वो दीर्घ ही मिलेगा। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए धन प्लस अभाव। धन में क्या है, छोटा आ प्लस छोटा आ, तो क्या हो जाएगा धनाभाव, परिणाम हमेशा दीर्घ होगा। आशा प्लस अतीत, बड़ा आ और छोटे आ को हमने यहाँ पे जोड़ा तो भी परिणाम क्या है, आशातीत, बड़ा आ। ऐसे ही यहाँ पे हमने देव प्लस आलय, छोटा आ प्लस बड़ा आ, परिणाम क्या होगा, देवालय। विद्या प्लस आलय, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तब भी परिणाम क्या होगा, विद्यालय। तो हर शर्त कंडीशन में जो परिणाम मिला है हमें वो बड़ा आ ही मिला है। ये दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। दूसरा एक और इसका जो रूप है वो ये है कि अगर छोटी ई के बाद छोटी ई आई है, दोनों समान है तो बड़ी ई। ऐसे ही आप देख सकते हो, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर भी बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई। हर कंडीशन में हमें जो परिणाम मिला है वो क्या मिला है, बड़ी ई, दीर्घ ई। जैसे हरि प्लस इच्छा, ई प्लस ई बराबर हरि इच्छा, दीर्घ हो जाएगा। फड़ी प्लस इंद्र, बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो भी क्या मिलेगा, फड़ींद्र, दीर्घ ई। हरि प्लस ईस, छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो भी आपको परिणाम क्या मिला, बड़ी ई मिलेगा, हरीस। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, नारी प्लस ईस, तो भी परिणाम नारीश, तो ये हो गया आपका बड़ी ई परिणाम। ऐसे ही मान लीजिए ऊ और ऊ समान स्वर जुड़ते हैं तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ। हर कंडीशन में परिणाम क्या मिलेगा, बड़ा ऊ। तो क्या हो, जैसे उदाहरण लेते हैं, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो परिणाम क्या हो जाएगा, भानुदय। ऐसे ही आपका वधु प्लस उत्सव तो हो जाएगा वधूत्सव, लघु प्लस ऊर्मी तो हो जाएगा लघूर्मी, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, तो ये हो गया ऊ का परिणाम। ऐसे रिर प्लस रिर इक्वल टू रिर। संस्कृत में चूँकि ये दो रिर होते हैं, एक छोटा रिर और एक बड़ा रिर। बड़े रिर में हम लगा देते हैं ये डबल मात्रा, ये बड़ा रिर होता है, लेकिन हिंदी में एक ही रिर है तो परिणाम में भी रिर होता है। जैसे पितृ प्लस ऋण बराबर पितृड़, रिर प्लस रिर बराबर यही वाला रिर। अगर इसी की संधि संस्कृत में करेंगे तो ये परिणाम आएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, हिंदी में ये परिणाम आएगा लेकिन संस्कृत में ये परिणाम आएगा, क्योंकि संस्कृत में ये वाला ऋण अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में आपको ध्यान क्या रखना है कि परिणाम हमेशा आ, ई, ऊ और रिर होगा। ठीक है, दूसरी संधि है आपकी गुण स्वर संधि। थोड़ी सी इससे थोड़ी सी कठिन है। गुण स्वर संधि में जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहला स्वर वर्ण हमेशा छोटा आ या बड़ा आ ही होगा, कोई और नहीं हो सकता है। पहला वाला क्या, छोटा आ या बड़ा आ। दूसरे में क्या क्या हो जाता है, दूसरे में आपका बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रिर, कुछ भी हो सकता है। और परिणाम क्या होता है, ए, ऊ और अर। सिंप्लीफाई करके इसको देखते हैं। ठीक है, यदि अ या आ के बाद ई, ऊ, ई, ऊ और रिर आ जाए तो परिणाम ए, ओ, अर हो जाता है। ये हो गई परिभाषा आपकी गुण संधि की। जैसे देखते हैं आपको, यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, ठीक है, तो परिणाम होगा ए। उदाहरण के तौर पे मैंने अभी आपको बताया था, ज्ञान प्लस इंद्र बराबर ज्ञानेंद्र। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी परिणाम बड़ी ए नहीं होगा, ना बड़ा ओ होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया ज्ञानेंद्र। ऐसे ही आपका देव प्लस ईस बराबर देवेश। हमने देखो यहाँ पे बड़ी ई को जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे ए ही रहेगा, देवैस नहीं होगा, देवेश ही रहेगा, भले ही बड़ी ई जुड़ रही है। ऐसे ही यहाँ पे बड़े आ को जोड़ा है, महा प्लस इंद्र, तो भी परिणाम में एक ही मात्रा है, एक ही, महेंद्र। दूसरा हो गया महा प्लस ईस, मतलब आ भी बड़ा और ई भी बड़ी, लेकिन परिणाम में फिर भी एक ही मात्रा होगी, महेश में एक ही मात्रा है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर एक मात्रा मिल रही है तो गुण संधि होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा आपका मान लीजिए छोटे या बड़े आ के बाद ऊ या ऊ आ गया तो परिणाम आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्य प्लस उदय तो हो गया सूर्योदय। नव प्लस ऊढ़ा, अब हमने यहाँ पे क्या जोड़ा, अ प्लस बड़ा ऊ, तो भी क्या परिणाम हुआ, ओ, नव ओढ़ा। गंगा प्लस उदक, बड़ा आ प्लस ऊ जोड़ा है, तब भी परिणाम एक ही मात्रा है वो कि गंगोदक। ऐसे ही गंगा प्लस ऊर्मी,
आ भी बड़ा और ऊ भी बड़ा, लेकिन यहाँ पे मात्रा सिंगल ही रहेगी ओ की, गंगोर में। मतलब अगर हमें परिणाम में एक ओ की एक मात्रा वाला कोई शब्द मिल रहा है तो गुण संधि होने की संभावना ज़्यादा है। कई बार आपको संधि विच्छेद करने को आता है और आप निकाल नहीं पाते हो कि इसमें संधि कौन सी है। तो ये कुछ पहचान है, ये ट्रिक्स बोल सकते हो आप कि अगर आ, ई, ऊ और ऋ मिला है तो दीर्घ संधि होने की संभावना है। एक मात्रा लगी हुई है ए ओ की तो गुण संधि होने की संभावना है। ऐसे ही अ या आ के बाद अगर ऋ आ जाए, ऋषि वाला ऋ, तो हो जाता है अर। जैसे देवर्षि, देवधन ऋषि, देव प्लस ऋषि, अ प्लस ऋ बराबर देवर, अर आ रहा है ना उच्चारण में। ऐसे ही महा प्लस ऋषि, अगर हमने बड़े आ के बाद भी ऋषि को जोड़ा है, ऋ को जोड़ा है, तो भी परिणाम में आर नहीं होगा, अर होगा, महारसी नहीं होगा, महर्षि होगा। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होकर क्या कर देते हैं इसको महर्षि। तो यहाँ से आप एक ट्रिक मान सकते हो कि अगर ए ओ और अर की, ए ओ अर का उच्चारण है, एक मात्रा ए की एक मात्रा ओ की या फिर अर का उच्चारण है, तो वहाँ पे गुण संधि होने की संभावना ज़्यादा है। विच्छेद में अगर आपको पूछा गया कि संधि का नाम बताइए तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अगली है आपकी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में और गुण स्वर संधि में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि दोनों में ही पहला जो अक्षर है, पहला जो स्वर वर्ण है वो है आ या आ। गुण संधि में भी क्या थी परिभाषा कि यदि आ या आ के बाद, वृद्धि संधि में भी परिभाषा क्या है, यदि आ या आ के बाद, लेकिन जो दूसरे स्वर वर्ण हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ पे यदि आ या आ के बाद ए आई ओ औ आए, ए आई ओ औ आए, तो फिर क्या हो जाएगा परिणाम, बड़ी ए और बड़ा ओ, आई और औ हो जाएगा, आई और औ। तो ध्यान क्या रखना है कि इसका परिणाम हमेशा क्या होगा, आई और औ। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि अगर आपको दो मात्राएं ए और ओ की मिल रही हैं तो आप आंख बंद करके मान सकते हो कि यहाँ वृद्धि संधि होगी, और अगर एक मात्रा मिल रही है ए और ओ की तो ये मान सकते हो कि गुण संधि होने की संभावना है। मतलब दो मात्राएं जहाँ ए और ओ की लगी हुई हैं बीच में, जो स्वर जिसके साथ संधि हो रही है उस वाले वर्ड पे, तो फिर कभी भी वहाँ पे गुण संधि नहीं होगी। अगर दो मात्राएं ए और ओ की हैं तो गुण स्वर संधि नहीं होगी। ये आप अच्छी तरह से नोट करके रखिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। यदि आ या आ के बाद ए आई आ जाए तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। जैसे एक प्लस एक, एक में से आ मान लो तो आ प्लस ए को हमने जोड़ा है, परिणाम क्या हुआ, एक एक, दो मात्राएं। गंगा प्लस ऐश्वर्य, बड़ा आ प्लस बड़ी ऐ, गंगैश्वर्य, दो मात्राएं हैं। मत प्लस ऐक्य, मतलब छोटा आ प्लस बड़ी ए, ऐ, मात्राएं दो हैं, मतैक्य। ऐसे ही सदैव होता है, सदैव का विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, सदैव, दो मात्राएं हैं। मान लीजिए सदैव का विच्छेद आया तो आप आंख बंद करके मान सकते हो दो मात्राएं लगी हुई हैं, संधि तो वृद्धि होगी। और जब वृद्धि का विच्छेद करने बैठोगे तो क्या होता है, एक तरफ बचेगा आ या आ और दूसरी तरफ क्या बचेगा, ए या आई, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, सदा प्लस एव। अब इतना तो आप जानते हो कि सद प्लस एव होगा या सदा प्लस एव, इतना कॉमन सेंस लग जाता है। या तथैव है तो तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। अब मान लो आपको करना है तो तथ प्लस एव तो नहीं करोगे, तथ तो कोई शब्द है नहीं, आपको ही मालूम है, तथा प्लस एव कर दोगे। तो ये पहचान है कि आपको दो मात्राएं मिल रही हैं तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होगी। ऐसे ही अ या आ के बाद ओ या औ आया है तो परिणाम होगा बड़ा औ। जैसे जल प्लस ओघ बराबर जलाओ, दो मात्राएं, अ प्लस ओ बराबर फिर क्या आया, दो मात्राएं आई। महा प्लस औषधि, महा मतलब बड़ा आ प्लस औ, महौषधि। महा प्लस औषध तो भी क्या आ गया, महौषध, मात्रा डबल है, यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी डबल है, तो ये हो गया डबल मात्रा। तो आपकी पहचान हो गई गुण स्वर संधि और आपकी वृद्धि स्वर संधि में फ़र्क भी हो गया और इन दोनों की पहचान भी हो गई। अब मैं कुछ संधियाँ आपको और करवाता हूँ, जैसे मान लीजिए, और इनके नाम भी बताता हूँ। अन्यान्य, तो अन्यान्य का क्या हो जाएगा, चूँकि ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको नहीं करा सकता हूँ, फिर भी मैंने कुछ एग्जांपल्स छांटे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ ऐसे हैं जो आप नोट करके मुझे बाद में करके दिखाओगे किसी न किसी मीडियम से, ठीक है। तो अन्यान्य है, तो अन्यान्य का क्या हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य, मत और संधि कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि, अ प्लस आ जुड़ रहा है। अभीष्ट, अभि प्लस इष्ट, ई प्लस ई जुड़ रहा है तो क्या हो गया, दीर्घ संधि। कामारी, काम प्लस अरि, अ प्लस अ जुड़ रहा है, दीर्घ स्वर संधि, कामारी। ऊहापोह, ऊह धन अपोह, तो क्या हो गया, फिर से दीर्घ स्वर संधि। अर्थोपार्जन, अर्थ धन उपार्जन, इसमें क्या हुआ, अ प्लस ऊ है, तो अ प्लस ऊ कहाँ पे होता है,
इसी में होता है गुण स्वर संधि में। तो इसमें हो गई आपकी गुण स्वर संधि। आनंदोत्सव, आनंद धन उत्सव, फिर से अ प्लस उ, तो क्या हो गया गुण स्वर संधि। उर्मिलेश, उर्मिला धन ईस, आ प्लस ई, फिर से गुण स्वर संधि। कृपाचार्य, कृपा प्लस आचार्य, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, दीर्घ संधि। जीर्णोद्धार, जीर्ण प्लस उद्धार, अ प्लस उ, ठीक है, गुण स्वर संधि। खगेंद्र, खग प्लस इंद्र, गुण स्वर संधि, अ प्लस ई है। ये कुछ संधियां हैं जो आप करोगे, आप स्वयं से करना, इनका विच्छेद करोगे आप और इन संधियों के नाम भी लिखोगे और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जो लॉजिक्स क्लासेस का बना हुआ है, गर्ल्स बॉयज़ का अलग ग्रुप है, उसमें आप भेज सकते हो, या फिर आप फेसबुक लाइव पे जो हमारा पेज है उस पर भेज सकते हो, या फिर यूट्यूब में कमेंट में भी करके मुझे दिखा सकते हो। तो ग्रामोद्योग, गुरूपदेश, गंगौघ, गंगेश, छात्रावास, झंडोत्तोलन, तथापि, राजर्षि, दीक्षांत और शीतोष्ण, ये 10 संधि विच्छेद मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ये टास्क है आपका, इनको आप करोगे और उसके बाद इनके संधियों के नाम भी लिखोगे। कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, फेसबुक पेज पे भी लिख सकते हो और व्हाट्सएप पे भी करके हमें आप भेज सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कराएंगे, यड़ संधि और अयादि संधि। थैंक यू सो मच।